नमस्कार, आदाब। मैं हूं श्रीकांत सक्सेना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू। दोस्तों, आज के इस ख़ास प्रोग्राम की शुरुआत एक शेर के साथ करते हैं। शेर है कि ज़मीं है मेरी, जरखेज़ भी है, ताकत जो दी है खुदा ने खानादारी के लिए। हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान एक एग्रेरियन इकोनॉमी का देश है। ऐसा देश है जहाँ की मईशत खेतीबाड़ी पर निर्भर करती है। हमारी आबादी का बेशतर हिस्सा, तकरीबन आधा हिस्सा, अभी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खेती पर डिपेंड करता है, उस पर मुनहसर है। आज हम जिस शख्स से आपकी मुलाकात करा रहे हैं, उनकी भूमिका, उनका रोल इतना अहम है कि आज पूरे मुल्क की निगाहें इस ख्वाब पे टिकी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को दिया है कि आइंदा 2 या 3 साल में, यानी साल 2022 तक हिंदुस्तान के किसानों की आबादी को 2 गुना कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा ख्वाब है। हमने ये देखा कि आज़ादी के बाद फर्स्ट रेवोल्यूशन के तहत, यानी कि खेती के रेवोल्यूशन के तहत, खेती के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। दरअसल ये वृद्धि इतनी ज़्यादा हुई कि जिस गति से, जिस रफ्तार से आबादी बढ़ी, उससे ज़्यादा रफ्तार से खेती का उत्पादन बढ़ा। नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान सेल्फ डिपेंडेंट हो गया खेती के उत्पादन के मामले में, यहाँ तक कि बहुत बड़ी तादाद में वो एक्सपोर्ट भी करने लगा। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि उत्पादन बढ़ने के बावजूद किसान के हालात नहीं बदले। उसकी आमदनी उस अनुपात में नहीं बढ़ सकी जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, जो कि तवक्को थी। अब सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि उत्पादन के साथ साथ किसानों की आमदनी को भी बढ़ाया जाए। इसीलिए सरकार ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है, बहुत बड़ा टारगेट अपने लिए तय किया है कि आइंदा सन 2022 तक किसानों की आमदनी को 2 गुना कर दिया जाएगा। ये एक इतना बड़ा ख्वाब है कि इसके लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। बहुत सारे कंपोनेंट जो गवर्नेंस के हैं वो इसमें लगे हुए हैं। आज जिनसे हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं वो एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, IAS ऑफिसर हैं, भारत सरकार में बहुत लंबा उनका तजर्बा है। वो इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली व्हाटएवर, लेकिन उनका अहम रोल इस लक्ष्य को हासिल करने में है। हम सब जानते हैं कि किसान की मजबूरी है कि वो अपने उत्पाद की कीमत खुद तय नहीं कर पाता। वो मजबूर होता है कि बिचौलियों के ज़रिए ही वो बाज़ार तक पहुंच पाए। सरकार इस चीज़ को बीच से हटाना चाहती है, एक ट्रांसपेरेंसी रखना चाहती है, एक पारदर्शिता रखना चाहती है कि किसान जो कि पैदावार जिसकी उसका पहला हक है, वो अपनी कीमतें भी तय करे और एक पारदर्शिता के साथ, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ उस आदमी का चुनाव कर ले या उस एजेंसी का चुनाव कर ले जिसको वो अपनी पैदावार को बेचना चाहता है। इसके लिए बहुत सारी एजेंसीज़ बनाई गई हैं। ये हम सब जानते हैं कि खेती या एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, तो रियासतें इसमें कानून बनाती हैं और रियासतें तय करती हैं कि किसान किस तरह से अपनी उपज को बाज़ार तक ले जाए। ये कोशिश या ये ख्वाब या ये योजना मरकज़ी हुकूमत की है, केंद्रीय सरकार की है। तो एक कोशिश हो रही है कि भाई तमाम रियासतों को जोड़ के या तमाम मंडियों को जोड़ के एक पोर्टल उन्हें मुहैया करा दिया जाए। इस तरह से करा लिया जाए कि वो एक रियासत में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में के बाज़ार को किसान एक्सप्लॉइट कर सके और जहाँ उसे बेहतर कीमत मिले अपने उत्पाद की, वहाँ उसे बेच सके। इसके लिए एक कोशिश है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। ये कंसोर्टियम है, इसका मतलब जाहिर है कि ये बहुत सारी बॉडीज़ का एक फेडरेशन टाइप की बॉडी है और उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हमारे साथ में नीलकमल दरबारी साहिबा। आपका बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में। नमस्कार, थैंक यू फॉर वेलकम। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमें मालूम है कि आपका बहुत लंबा तजर्बा है इस ऐसे ही कामों में। आप एडिशनल सेक्रेटरी रहीं राजस्थान सरकार में, जहां आपने एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को देखा। इसके अलावा जो बहुत बड़े चैलेंज की चीज़ें थीं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में जब ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ बाढ़ से, और उस समय आपने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को मैनेज किया, उसमें आपका बहुत अहम रोल रहा, या यहाँ तक कि नेपाल में जब अर्थक्वेक हुआ वहाँ भी आपका बड़ा पिवोटल रोल था। ये जो चैलेंज है ये भी शायद उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है, इस लिहाज से कि हिंदुस्तान भर में जो किसान हैं वो ज़हनी एतबार से, तालीम के एतबार से बहुत ज़्यादा उनमें अवेयरनेस नहीं है।
हालांकि वो नई चीज़ों को सीखने की बहुत एक अजीब सलाहियत रखते हैं। आप उन्हें कोई भी नई टेक्नोलॉजी दीजिए वो सीख जाते हैं। ये चीज़ जो कि ई मार्केट के ज़रिए से वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकें, ये तवक्को किसान से ये रखती है कि वो जानता है कि वो इंटरनेट चला लेगा, वो जो ऐप आपने बनाया है इनाम का उसे ऑपरेट कर लेगा और अपने ख़रीदार तक, अपने प्रोडक्ट के ख़रीदार तक पहुंच जाएगा। तो इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि क्या आपके संगठन का, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम का और ई-नैम का ये जो कोरिलेशन है वो क्या है, और क्या आप ये जो तवक्को कर रही थी यानी किसान के रिस्पॉन्स की, वो मिल रहा है आपको? शुक्रिया। ई-नाम का जो कार्यक्रम है उसको पहले मैं अगर कॉन्सेप्ट के लेवल पे आपको समझाऊं तो ये है कि एक इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग पोर्टल है कि किसमें बोली लगाई जा सके। और इलेक्ट्रॉनिक इसलिए उसको कहा गया कि जो एक फिज़िकल एनवायरनमेंट होता है, जो भौतिक एक परिसीमाएं होती हैं मंडी की, उसके बाहर भी जा कर के किसान अपनी उपज को बेचने में उचित मूल्य प्राप्त कर सके, ये इसका उद्देश्य है। क्योंकि सबसे बड़ी जो दुविधा हमारा किसान महसूस करता है वो यही है कि एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होती है पूरे सिस्टम के अंदर, कि उसको मालूम नहीं कि वास्तविक तौर पे इसकी क्या मार्केट वैल्यू है। जो दिस इज डेलिब्रेट, इज इट सो? आई वुड से इट इज स्ट्रक्चरल एंड इट्स आल्सो डेलिब्रेट, यस, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये कहना ज़रूर होगा कि चूंकि अवेयरनेस का कोशंट थोड़ा लो है, इसलिए किसानों को इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का शिकार होना पड़ता है, और शिकार हो रहे हैं, काफ़ी समय से हो रहे हैं वो। तो ये जो पोर्टल है वो कम से कम उनको सही इन्फॉर्मेशन दे सकता है प्राइस की, कि दूसरी मंडियों में क्या दाम है, बाहर बहुत दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बाजू की मंडी में क्या दाम है, वो घर से निकला तो वो दाएं मुड़े कि बाएं मुड़े, कौन सी मंडी उसको ज़्यादा अच्छा दाम दे सकती है, ये इन्फॉर्मेशन उसको अगर मिले तो उसका भारी अंतर पड़ सकता है। और यही ये पोर्टल करने की कोशिश कर रहा है कि किसान जब अपनी फसल लेकर के निकले घर से, तो उसको एक कम से कम ये आइडिया रहना चाहिए, कि उसके दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे आज की तारीख में क्या प्राइस मिल सकती है, और मैं कैसे, एक जो कार्टलाइजेशन होता है कि उसमें वो सीमा में बांध के रखते हैं कि नहीं, हमारी जो मार्केट प्राइस है हम उसको डिप्रेस रखेंगे, क्योंकि अगर ओवर उत्पादन हो गया, मान लीजिए अच्छी फसल आ गई, तो किसान को फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फ़ायदा उठा ले जाते हैं जो ट्रेडर्स हैं या जो बिचौलिए हैं, जो आड़तियाँ हैं। तो किस तरीके से एक प्राइस डिस्कवरी ठीक प्रकार से हो सके, ये ई-नाम के पोर्टल से संभव हो जाती है। अभी इस कार्यक्रम से 585 मंडियां जुड़ी हैं। 2016 में कार्यक्रम शुरू हुआ था ये अप्रैल के महीने में, और अब इसको बढ़ा करके 415 और मंडियां जोड़ करके कुल 1000 मंडियों में ये कार्यक्रम चलेगा। ये जो नई मंडियां हैं 415, इसमें अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया जा चुका है, कुछ उसमें हार्डवेयर खरीदना होता है, कुछ प्लेटफॉर्म्स वगैरह तैयार करने पड़ते हैं, कुछ व्यवस्थाएं स्टेट गवर्नमेंट को या मंडियों को करनी पड़ती हैं, तो वो हो रही हैं, और अभी उनको सॉफ्टवेयर उनको दे दिया जाएगा। इसका ग्रांट दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से, करीब 70-75 लाख रुपए दिए जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हार्डवेयर डेवलपमेंट के लिए। मैं इस चीज़ को अगर ऐसे देखूं कि ये चूँकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, रियासतों का ये सब्जेक्ट है, और वहाँ पर आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक या ई-नैम के मुताबिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में रियासतें कोऑपरेट करें या ना करें, ये एक मुश्किल रही होगी। तो केंद्र सरकार ने ये प्रपोजल दिया कि भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपके लिए बना के दे देंगे ताकि वो जुड़ सकें आपसे। जी, उसलिए ग्रांट दी गई है कि मंडियां, देखिए अधिकांश तौर पे देखा जाए तो मंडियां स्वायत्त संस्थाएं होती हैं, उनकी अपनी आय होती है, उनकी अपनी आमदनी होती है, और उसी से वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती हैं। स्वायत्त तो होती हैं, पर हम उसको इन प्रिंसिपल अगर स्वायत्त कहें तो शायद, चूँकि उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, आड़तिये हैं, या अपने एक, चूँकि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो अक्सर वो इन्फ्लुएंस करने में कामयाब हो जाते हैं पूरे उस मंडी समिति के मैनेजमेंट को। बिल्कुल सही। और किसान का दखल या किसान की जो कहिए कि वल्नरेबिलिटी है वो बनी रहती है। जी, ऐसा है कि नहीं? जी हाँ, आपने सही फरमाया। ये एक
परंपरागत तरीके से जो चल रही है चीज़ वही है, मंडी का जो शासन है बहुत परंपरागत है, परंतु स्टेट्स ने कोऑपरेट किया है। देखिए बड़ी अच्छी बात इसमें ये है, क्योंकि जो इस कार्यक्रम की एक इंट्रिंसिक वर्थ है वो लोगों के समझ में आई है, और सभी जितनी भी स्टेट्स में हम अभी तक गए हैं उन्होंने इसमें कोऑपरेट किया है। और अपनी तरफ से स्टेट गवर्नमेंट से, मैं तो स्टेट गवर्नमेंट में थी, ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर थी जब ये कार्यक्रम वहाँ आया, तो हमने तो पुरजोर तरीके से इसकी तैयारी करके इसको लॉन्च कराया था। राजस्थान की 25 मंडियाँ इस कार्यक्रम से जुड़ी थीं, और इस प्रकार से सभी स्टेट्स ने जहाँ जहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा है अच्छे से कोऑपरेट करके मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है। थोड़ी बहुत कमी एसेइंग लैब्स के संबंध में है, वो भी हम आशावान हैं कि वो शीघ्र पूरी हो जाएंगी। और सबसे बड़ा प्रूफ इस बात का ये है कि देखिए 415 मंडियों में अब हम एक्सपेंशन की ओर जा रहे हैं, और नई स्टेट्स भी जुड़ती जा रही हैं, जैसे अभी हाल में केरल जुड़ी है इस कार्यक्रम से। तो जहाँ नहीं है वहाँ पे भी हम पहुँचेंगे, ताकि जो हमारा बेस है वो अधिक से अधिक हम इसको फैला सकें। अभी 1.7 करोड़ के करीब फार्मर इस पे रजिस्टर्ड हैं, तो हम चाहेंगे कि ये हम शीघ्र इस संख्या को डबल करें कम से कम। हम लोग जानते हैं कि हमारी पॉलिटी का हिस्सा है, स्टेट्स एक डिफरेंट उनकी कोई ना कोई ज़िद या उनके रिजर्वेशंस होते होंगे, और आप उसको इंटीग्रेट करने की भी कोशिश कर रही हैं, और शायद बाद में तो इरादा ये है कि उन्हें ओवरसीज़ मार्केट यानी एक्सपोर्ट के लिए भी कुछ मदद आप उनकी कर पाएँ किसान की। लेकिन जो रिस्पांस मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल जोत बहुत छोटी हैं किसान की, अब वो बहुत 1 एकड़ या 2 एकड़ में बमुश्किल कुछ पैदा करता है, और उसमें भी अक्सर अगर ज़्यादा पैदा हो गया तो उसे मजबूरी में कभी से सड़क पे अपने उत्पाद को फेंकना पड़ता है, कभी खड़ी फसल को आग लगा देनी पड़ती है, और अगर पैदावार ही कम हुई तब तो उसकी वैसे भी मुश्किल है ही एज इट इज़। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि छोटी जोत के बजाय बड़े लेवल पे, यानी 2-4 एकड़ के बजाय 1000 एकड़ 500 एकड़ या पूरे गांव की सारी खेती योग्य जो ज़मीन है उन तमाम लोगों को उनके शेयर के मुताबिक या उनकी ज़मीन के मुताबिक जोड़ के एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग की जाए, उस तरह से जो बॉडी जो कॉन्सेप्ट कोई ऐसा रहा हो FPOs वगैरह का, वो क्या है? बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि जो इस समय हमारी सबसे विकट समस्या है वो यही है कि स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि किसान किसी भी हालत में इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसको हम कहते हैं उसका फ़ायदा नहीं उठा पाता है, कि कितना वो बल्क में अगर कोई चीज़ खरीदी जाए और उसको बल्क में उसका निस्तारण किया जाए तो उसमें एक आपको गजब का मार्जिन मिल सकता है, वो नहीं हो पा रहा है। तो एक जो FPO का कंसेप्ट है वो इसी समस्या को एड्रेस करने के लिए है कि क्यों ना जितने भी फार्मर एक पर्टिकुलर क्षेत्र में है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो ग्राम की सीमा हो, बड़ा ग्राम हो, या उससे भी आगे 2-3 पंचायत मिलकर के वो एक FPO बनाए, यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उसको कंपनीज एक्ट के तहत में रजिस्टर करें। क्या है वो FPC क्या है या FPO क्या है? वो मात्र एक समूह है। देखिए हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे कि समूह में या संगठन में शक्ति होती है, संघे शक्ति कली, है ना? बिल्कुल सही फरमाया। तो अब उसको सामूहिक तौर पे अगर किसान इकट्ठे हो जाते हैं, अपना एक संगठन बना लेते हैं, संगठन यानी कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं कि ठीक है हम लोग सब मिल जाते हैं और हम अपनी इनपुट कॉस्ट को किसी प्रकार से कम करते हैं। तो क्या करेंगे, खाद और बीज ले आए इकट्ठे मिल करके, तो जहां आप 1 बोरी खाद ला रहे हैं वहां 500 बोरी खाद अगर ले आते हैं मान लीजिए, तो आपको कितना डिस्काउंट मिल जाता है उसमें। या इसी प्रकार से बीज आप ले आते, उत्तम क्वालिटी का बीज अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया और आप फिर कंपनी के साथ में बार्गेन करते हैं, तो बार्गेनिंग पावर आपकी बढ़ जाती है अगर संगठनात्मक रूप से आप चल रहे हैं। लेकिन और उसी प्रकार से वो फिर जब उत्पाद आता है मार्केट में तो आप मिल के बेचिए और डायरेक्ट बेचिए, जहां भी बेच सकते हैं। आपका बायर आप अगर आइडेंटिफाई कर लेते हो, और SFAC इस काम में मदद करती है मार्केटिंग लिंकेज स्थापित करने के लिए, तो फिर देखिए एक तरफ से तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है, दूसरी तरफ से हमने एक सिनर्जीज क्रिएट कर दी उसको करने के लिए, और फिर हमने मार्केटिंग का, तो इसमें फार्मर को एक बहुत अच्छा मार्जिन प्राप्त हो जाता है। लेकिन क्या आप उनको इस प्रोसेस में, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि उनको रजिस्टर कर लेना चाहिए, है ना, तो रजिस्ट्रेशन में मदद कुछ करते हैं? जी हाँ हम लोग करते हैं। FPO का पूरा ढांचा तैयार करने में SFAC मदद करती है। अच्छा। तो हमारा एक तरीका है जो हम एक रिसोर्स इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि एक NGO होता है किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि NGOs को मोबिलाइजेशन का काम करना अच्छा आता है कि वो जा जाके गांव-गांव में लोगों को प्रेरित करेंगे, उनके साथ बैठकें करेंगे। शुरू में उनको रेजिस्टेंस भी मिलता है कि भाई हम क्यों करें हम संगठन, तो उनको समझाना पड़ता है कि संगठन के क्या उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो ये सब काम
SFAC तो छोटी सी संस्था है, हम तो डायरेक्ट जाके नहीं कर सकते हैं, तो NGO के मार्फत से काम कराते हैं, उनको हम रिसोर्स इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, उनके पास एक्सपर्टीज़ है। तो वो फार्मर को मोबिलाइज करके पहले कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, फिर धीरे धीरे शनै शनै उनको एक प्रकार से रजिस्ट्रेशन की ओर प्रेरित करते हैं। जब उनकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो उसमें एक बड़ी चीज़ ये होती है कि उसमें उनकी इक्विटी आनी ज़रूरी होती है, क्योंकि शेयर होल्डर का मतलब ये हुआ कि आप थोड़ा सा उसमें एक किटी तैयार करें। फिशरीज़ है, फल हैं, शहद वगैरह की खेती करें, तो उसमें चूँकि मैन पावर भी जो जुड़ी हुई है, अगर आप उस तरह से देखें खेती बाड़ी से ज़रूरत से ज़्यादा लोग उस पर डिपेंड कर रहे हैं, यानी अप्रत्यक्ष बेरोजगारी जो इनविजिबल है ना, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, वो बहुत बड़ा है। तो वो कुछ कम हो जाए, वो कुछ मशवरा या कुछ गाइडेंस इसके जरिए से SFAC के पास में एक ये योजना है, और वो इस योजना का मैं बताती हूँ, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये है क्लियर कि जब तक वैल्यू एडिशन नहीं करेगा फार्मर, यानी कि जो उसमें उसकी उपज आई है उसमें जब तक वो कुछ ऐड नहीं करेगा तब तक उसको उसकी अच्छी वैल्यू नहीं मिलेगी। वो ऐड क्या क्या कर सकता है? मान लीजिए कि आप किन्नू उगा रहे हैं, फ्रूट है, तो एक तो हुआ कि आपने पेड़ से तोड़ा और बेचा, दूसरा ये हुआ कि आप उसकी सॉर्टिंग करो, ग्रेडिंग करो, अच्छी क्वालिटी का अलग करो, उस पर आपको प्रीमियम मिलेगा, है थोड़ी कम क्वालिटी की है तो उसको जूस फैक्ट्री में भेज दीजिए, वहाँ पे आपको उचित मूल्य मिल जाएगा, पॉलिशिंग करिए, वैक्सिंग करिए। तो ये सब प्राइमरी प्रोसेसिंग एक प्रकार से जो चीज़ होती है वो करना चाहिए, उसके लिए हम सपोर्ट करते हैं फार्मर्स को। या आप मान लीजिए पैडी किस तरह से करते हैं मैं बताती हूँ। तो एक तो ये हुआ कि आपने पैडी ग्रो किया और आपने पैडी बेच दिया। दूसरा ये है कि आप एक छोटी सी राइस मिल लगा लीजिए, उसका चिवड़ा बनाइए, चाहे उसका लैया बनाइए, है ना। तो इसके लिए हमारे पास में एक स्कीम है, वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम हम उसको बोलते हैं। उसमें एक आप 5 से 10 करोड़ के बीच का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, और उसमें बैंक से आपको थोड़ा सा टाई अप करना पड़ता है, उसमें भी हम मदद करते हैं अपने रिसोर्स इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। तो वो अपना बैंक से लोनिंग करा देते हैं, और जो लोनिंग में और उनकी इक्विटी में अंतर आता है वो उसको हम देते हैं एज एन इंटरेस्ट फ्री लोन। हम उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते हैं, और वो हम करीब 26% ऑफ द इक्विटी तक हम उसको दे देते हैं। ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी है। और ये उसमें हमारी जो रिकवरी है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी बढ़िया हमारी रिकवरी है, जो कि जो नेशनल एवरेज है उससे बेहतर है हमारी इस लोन की रिकवरी जो है। व्हाट यू कॉल कि जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, वो भी शायद एक मौका यही है कि यहाँ छोटी छोटी जोत के बजाय एक बड़ी जोत का या इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर ली जाए, पर उसमें उसका कॉन्ट्रैक्ट तो उस कंपनी से होता है जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, उसमें आपका क्या रोल है, आपकी संस्था का क्या रोल है, और क्या उसको भी आप प्रमोट करवाते हैं किस तरह से? मतलब एंश्योर टू एंश्योर इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स। जी, सो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अभी देखिए मैं कहूँगी बिल्कुल इन्फेंसी में है कार्यक्रम, अभी इसमें बहुत परिपक्वता नहीं आई है, किंतु हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम तो FPO के माध्यम से ही करवा पा रहे हैं। जहाँ पे भी हमने किया है कि कंपनीज़ को हम आइडेंटिफाई कर लें, बड़ी कंपनीज़ हैं, और उनके साथ में हम समूह फार्मर्स का एक कर दें कि उनको क्या चाहिए। मान लीजिए सूफले कंपनी है, उनको चाहिए बार्ली चाहिए, उनको वो मॉल्ट बनाते हैं, तो वो किस प्रकार का चाहिए, उसमें क्वालिटी निर्धारित होनी आवश्यक होती है। इसमें ये बीज होगा, इसमें ये खाद लगेगी, इसमें ये कीटनाशक लगेंगे, कब कब पानी दिया जाएगा, पूरा प्रोटोकॉल होता है उसका। पानी की बात आपने कही तो एक अहम चीज़ ये है कि हमारी जो खेती का जो ट्रेडिशनल तरीका है उसमें जाया ज़्यादा होता है पानी। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर का स्लोगन था कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, तो ऐसे तरीके अपनाए जाएं जहां इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन है या दूसरे तरीक़ों से, इस मामले में लोगों को अवेयर करना, या कोई अगर लेट अस से टेक्निकल या अदरवाइज सपोर्ट उनको चाहिए हो तो वो आप दें, इसमें कोई मदद करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारा पूरा प्रयास ये है कि भारत सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं, और मैं सोचती हूँ वाटर यूज़ एफिशिएंसी की जो बात हम करते हैं वो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ग्राउंड वाटर हमारा डिप्लीट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तो ऐसे में हमको एक डिसिप्लिन पानी के यूज़ में डालना ज़रूरी है। और मैं सोचती हूँ कि जो ये कार्यक्रम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वो सभी स्टेट्स ने बहुत अच्छे से उसको टेकअप किया हुआ है। अधिक से अधिक किसान भी आज की तारीख में स्प्रिंकलर या ड्रिप का प्रयोग करना चाहते हैं, और अब तो पैडी के कल्टीवेशन में भी आजकल इसका यूज़ हो रहा है, स्प्रिंकलर का और ड्रिप का। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हम हर चीज़ में फ्लड इरिगेशन ही करें। इसका एक बहुत बड़ा अवेयरनेस कार्यक्रम जो है वो चल भी रहा है, और उसको ऑगमेंट भी किया जा सकता है। और मैं सोचती हूँ कि
एक कॉन्शियसनेस किसान समझता है, अब समझने लगा है कि मैं न केवल पानी वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़मीन के साथ अन्याय कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग होती है और उसके फिर बाद में बंजर हो जाती है ज़मीन। तो ये एक दायित्व है स्टेट्स का और हमारा भी कि हम अपने किसानों को FPO के माध्यम से अवेयर रखें कि आपको ड्रिप एंड स्प्रिंकलर पे जाना चाहिए जहाँ तक हो, और पानी उसको कम से। सौर ऊर्जा का इसमें बड़ा योग है, बहुत योगदान है कि आप पंप लगाइए सौर ऊर्जा से संचालित, ताकि आप जो क्लाइमेट चेंज में आपको जो कार्बन फुटप्रिंट है वो आप उसको रिड्यूस कर सकें। तो क्योंकि देखिए सिंचाई में सबसे 80 to 90% पानी जो हमारे पास उपलब्ध है वो किस खेती में जाता है। तो जब तक हम खेती बाड़ी को हम बचाएंगे नहीं और पानी की उसकी मितव्ययता के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक उसमें हमारे सभी देशवासियों को बहुत खूबसूरत बात आपसे हो रही, बहुत अच्छी बातें आपसे हो रही हैं, और किसानों के लिए बहुत अच्छी जानकारी भी है कि अगर वो इकट्ठा हो जाएं, समूह बना लें, FPOs बना लें, तो करोड़ों का प्रोजेक्ट भी उनको मिल जाएगा और सरकार उसकी गारंटी ले रही है। इसके अलावे बाज़ार की आप इंश्योर कर रहे हैं कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ साथ वो अपने प्रोड्यूस को भारत की किसी भी मंडी में बेच सकते हैं। हमें ये उम्मीद है कि भले ही शिक्षा का स्तर वो ना हो, लेकिन नई टेक्नोलॉजी को सीखने में, और किसान इतना ज़्यादा एक्सपर्ट है या कि जल्दी सीखने की उसके अंदर एक सलाहियत है कि वो शायद इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेगा। आपका ये जो ऐप है, ये इनाम वाला, ये मोबाइल पर भी अवेलेबल है और उसे ऑपरेट करना भी उनको जल्दी आ जाएगा। मैं चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ, वो ये कि ये हम जानते हैं स्टेट सब्जेक्ट है, तो रियासतों का एक्टिव कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने कोई एक मॉडल अगर उनका, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो आपकी मार्केटिंग कमेटीज़ हैं, वो एक्ट है, एक मॉडल सा बने और उसमें तमाम स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए लगभग बाकी सारे राज्य वैसा ही बना पाएँ, ऐसी कोई शुरुआत हुई? बिल्कुल 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 है ऐसी शुरुआत। एक एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था गत वर्ष, उसको तैयार करके मॉडल एक्ट स्टेट्स को दिया हुआ है, और धीरे धीरे करके स्टेट्स जो हैं वो अपने लेजिस्लेचर में जा करके उसकी अप्रूवल की कार्रवाई कर रही हैं। तो उसमें बहुत सारे जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं जो कि हमारे भाइयों को, किसान भाइयों को इंटरस्टेट ट्रेड करने में बाधक होते हैं, वो सब निकल जाएंगे। घर से भी ट्रेड करने की सुविधा उसमें आ सकती है। आगे देखें कि मंडी तक लाना भी क्यों ज़रूरी हो। अगर आज मेरे पास में मैं FPO हूँ मान लीजिए, और मेरे पीछे 1 टन रखा है सरसों, तो मैं उसको क्यों लेकर के जाऊं हैं, और मैं क्यों ना घर बैठे उसको किसी तरीके से बेच सकूं। तो ये भी एक हमारी परिकल्पना है और उस ओर हम काम कर रहे हैं, और एक्ट, मॉडल एक्ट आते ही इसमें सहूलियत हो जाएगी। अच्छा मैडम, एक तो तरीका किसानों का ये है कि वो जो ट्रेडिशनल उनकी जो क्रॉप्स हैं, गेहूं है या दलहन है, वो करते रहते हैं। अगर उन्हें ये सजेस्ट किया जाए कि वो हाई वैल्यू क्रॉप की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और उससे उन्हें ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिलेंगे, उस बारे में कोई कोशिश या कोई इनिशिएटिव आपकी तरफ से? जी हाँ, हम लोगों की सारी ही स्टेट्स ने कुछ ना कुछ नई क्रॉप्स के साथ में एक्सपेरिमेंट किया है। और वो नई क्रॉप्स क्या हैं? हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, जिनकी की डिमांड है मार्केट के अंदर। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, लोगों में एक जागरूकता हेल्थ के प्रति आई है। तो वो नई प्रकार की चीज़ें जो वर्ल्ड में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उसके आधार पे कुछ अपने खान पीन में परिवर्तन चाहते हैं। तो मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगी कि किनोवा है। किनोवा एक प्रकार से बाजरे की टाइप का वो है, हाई, उसको हाई इन ओमेगा 3, हाई इन ओमेगा 3 है, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई है उसकी, और उसकी अच्छी खासी उसकी एक प्राइस रियलाइजेशन फार्मर को होती है। तो हमने एक बहुत छोटे से एरिया में राजस्थान में एक्सपेरिमेंट किया था कि किनोवा की खेती कराई जाए, और वो काफ़ी सफल हुई, और उसमें लोगों को, किसानों को अच्छी कीमत मिली। उतनी नहीं मिली जितनी की मिलनी चाहिए, परंतु जो पहले उगा रहे थे उससे तो बेहतर उनको मिली। अब उसमें देखिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें फॉरवर्ड लिंकेज प्रदान करें, यानी कि उस किनोवा की, रॉ किनोवा की प्रोसेसिंग होनी ज़रूरी है। जब तक वो प्रोसेसिंग नहीं होगी तब तक वो हमारी टेबल पे नहीं आएगा, क्योंकि उसमें एक कड़वापन होता है जिसको कि निकालना है छिलके के माध्यम से, उसका निकालना ज़रूरी है। तो जो प्रोसेसिंग की यूनिट लगनी चाहिए, जहाँ पे किनोवा की खेती हमने प्रमोट की है, वहाँ एक प्रोसेसिंग यूनिट लगनी चाहिए। उसके लिए SFSC दे रही है ना लोन, हम दे रहे हैं आपको, VCA ग्रांट हम देंगे आपको, आप उसको FPO के माध्यम से करेंगे तो हम आपको क्रेडिट गारंटी भी देंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास में साधन है कि हम फॉरवर्ड लिंकेजेस को
प्रोसेसिंग को प्रमोट कर सकते हैं और इसमें सबका फ़ायदा है। देखिए, इसमें किसान को उचित मूल्य प्राप्त होगा, जो प्रोसेसर आएगा वो एंटरप्रेन्योर है, वो 5-10 करोड़ की राशि लगाएगा तो वो 100-50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देगा। तो इस प्रकार से एग्री बिजनेस का प्रमोशन भी होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है, किसानों को उचित मूल्य तो प्राप्त होगा ही। तो मैं ये सोचती हूँ एक अच्छा मॉडल है कि जिसके मार्फत हम हाई वैल्यू क्रॉप्स को और आगे प्रमोट कर सकते हैं। बेशक बेशक, माने जो ट्रेडिशनली जो वो फसल उगाता रहा है उससे उसे छोड़ के बीच बीच में हाई वैल्यू क्रॉप की तरफ भी शिफ्ट हो ताकि उससे बेहतर रिटर्न्स मिल सकें, और इस मामले में आपने गाइड कर रही है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी मैडम नीलकमल दरबारी साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो साथियों, ये जो किसानों के लिए बहुत एक बड़ा मौका है ई-नैम से जुड़ने का और उन तमाम संस्थाओं से जुड़ने का जो ये इंश्योर करते हैं कि अब आइंदा जो उनकी उपज है उसका वाजिब रिटर्न उनको मिलेगा, उसकी वाजिब कीमत उनको मिलेगी। वो नई टेक्नोलॉजी, नए मार्केट प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं और इस मामले में सरकार उनकी पूरी मदद कर रही है। हम सब जानते हैं कि सब्सिडीज़ वगैरह के ज़रिए से किसानों की आमदनी को दोगुना नहीं किया जा सकता। हालांकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, जिसमें देश के तकरीबन 14 करोड़ किसानों को ये आश्वस्त किया गया है, उन्हें मुतमईन किया गया है कि उन्हें हर साल 6,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे 2-2 हज़ार रुपये की किस्त के रूप में। ये एक उनके लिए मदद हो सकती है, लेकिन 2022 तक उनकी आमदनी को दोगुने करने की गारंटी नहीं हो सकती। उसके लिए एम्पावर करना पड़ेगा किसान को, वो ताकत किसानों को देनी पड़ेगी, वो मौके किसानों को देने पड़ेंगे क्योंकि वो अपने उपज को लेके बाज़ार तक जा सकें, मंडियों तक जा सकें और मंडियों में उनका दखल हो, प्रभावी दखल हो, बिचौलियों की भूमिका कम हो और लगातार कम होती जाए, किसान की भूमिका बड़ी हो। ये बातें ई-नैम के ज़रिए से और इन संस्थाओं के ज़रिए से इंश्योर की जा सकती हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत सारी सूचनाएं जो संभव थी हमने आपके साथ शेयर की। और जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखिएगा। ये मैडम नीलकमल दरबारी साहिबा दोबारा आप हमारे बीच आएंगी, इनसे हम और जानकारी ले पाएंगे। लेकिन इस मौके को छोड़िए मत अपने हाथ से। ई-नैम के ज़रिए से बड़े बड़े बाज़ार तक आप पहुँचिए, अपनी उपज को मामूली तौर पर बिना किसी शर्त के मत बेचिए, तब बेचिए जो आपके अनुकूल हो, उस कीमत पर बेचिए जो आप खुद तय करें, क्योंकि उसके मालिक आप हैं, उसमें आपकी मेहनत छिपी हुई है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।